हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग इकोनोमेट्रिक्स इकोट्रिक्स जिसको हम शॉर्ट में हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिक्स या फिर इकोट्रिक्स। इकोट्रिक्स में आज हम लोग सेकेंड क्लास में बच्चे, दिस इज आवर सेकेंड क्लास ऑफ बेसिक्स। लेकिन बेसिक्स में हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक टू नेम इट क्लास 1 ऑफ चैप्टर 9। क्लास 1 ऑफ चैप्टर 9 जिसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑफ टू सैंपल्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू सैंपल्स जो कि दो दो पॉपुलेशन से लिए गए हैं, फ्रॉम टू पॉपुलेशंस। तो ये उन बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने फर्स्ट सेम में चैप्टर 8 कर रखा है। 8 पॉइंट नो नीड टू डू, वो अल्फा और बीटा फर्स्ट टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर इस बार नहीं करना है, खाली हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही लगानी है। ठीक है बच्चे, तो इस बार अब दो दो सैंपल होंगे, दो दो पॉपुलेशन होंगे। एक पॉपुलेशन से एक सैंपल डिराइव किया गया है, दूसरे पॉपुलेशन से एक दूसरा सैंपल डिराइव किया गया है। एंड if we are just observing a difference between this sample average, sample proportion और sample standard deviation, तो तीन टॉपिक बनेंगे। अभी हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक करेंगे सैंपल एवरेज। अगर सैंपल एवरेज में डिफरेंस है तो क्या पॉपुलेशन के एवरेज में भी डिफरेंस होगा, ऐसी सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टू टेल वाला। या फिर अगर सैंपल 2 का एवरेज अगर सैंपल 1 के एवरेज से बड़ा है तो क्या पॉपुलेशन का एवरेज में भी यही रिलेशनशिप होगा? तो क्या पॉपुलेशन के एवरेज में भी यही रिलेशनशिप होगा? यही हमें देखना होता है। ठीक है बच्चे, तो इन सब के लिए हम लोग दो यस जस्ट म्यूट योर माइक। इन सब के लिए हम लोग दो अलग अलग पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल डिराइव करेंगे। तो दो अलग अलग पॉपुलेशन के लिए बच्चे देखना, अभी हम लोग केस में टू मीन्स वाला कर रहे हैं। अभी 9.1 में ना दो मीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, फिर 9.2 में और भी आएंगे। अभी टू मीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। हम लोग टॉपिक बनाएंगे इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन टू सैंपल्स। इसमें क्या क्या यूज होना है? बेस्ड ऑन टू सैंपल्स, जैसे सिंगल सैंपल में हर चीज निकालते थे वैसे यहाँ भी टू सैंपल्स में निकालेंगे। तो अब हम लोग दो पॉपुलेशन से बच्चे ले लेंगे अलग अलग सैंपल एवरेज। तो ध्यान से सुनना। इकोट्रिक्स में आपको बता दें थियोरी भी होती है 60 to 40, मतलब 50-50 भी आप कह सकते हो। 50-50 भी आप कह सकते हो, मतलब 50% थियोरी और 50% न्यूमेरिकल है, आप ऐसा मान सकते हो। जो वेटेज होता है वो 60% न्यूमेरिकल और 40% थियोरी का होता है। बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता देंगे, इनको रट जाना है। इसमें 4 पेज का आंसर लिखना है, इसमें 3 पेज का आंसर लिखना, वैसे ही आपको पूरा सेम टू सेम लिख करके चले जाना है। लेकिन अगर OBE हुआ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि उन्हें पता है कि सारे बच्चों के पास नोट्स पड़े हैं, बुक पड़े हैं। इसलिए हमें ना एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो हम ज़्यादा न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे, और जब ट्रिक्स स्टार्ट होगा तो उसके पहले 5-6 चैप्टर तक, 6 चैप्टर तक न्यूमेरिकल होता है, उसके बाद से कंप्लीटली थ्योरी हो जाता है। तो मेनली 4th चैप्टर तक जिसकी कमांड हो गई 5th पे भी हो जाएगा और 6th पे भी हो जाएगा। तो अभी तो बच्चे अभी हम लोग बेसिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इन्फरेंसेस बेस्ड ऑन टू सैंपल्स, तो दो अलग अलग सैंपल की बात हो रही है। तो अभी फर्स्ट सैंपल के बारे में लिख रहे हैं, फिर सेकेंड सैंपल। तो लेट पहले वाले सैंपल में x1 x2 से लेकर के हमने xm कितने एलिमेंट निकाले हैं पहले वाले सैंपल से, बी अ रैंडम सैंपल। थोड़ी सी थ्योरी शुरुआत में लिखवाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। बी अ रैंडम सैंपल, बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन। मीन कितना है? पहले वाले का डिस्ट्रीब्यूशन है μ1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा 1। ये पहले वाले पॉपुलेशन की बात हो रही है बच्चे। अब दूसरा पॉपुलेशन, लेट y1 y2 डॉट 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 डॉट। पहले वाले का सैंपल साइज आपको क्या दिख रहा है, कोई देख के बताना? m।
m में भी एनी नंबर। दूसरे वाले का भी जरूरी नहीं कि हम m ही फिक्स करें। पहले सैंपल का साइज अगर m है तो दूसरे सैंपल का साइज बच्चे हम n भी रख सकते हैं। तो इसलिए हम इसको ले चलेंगे कहाँ तक, yn तक। बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन कितना, सेकेंड वाले का मीन हम लोग मान लेते हैं μ2 एंड इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं σ2, क्योंकि जब अलग अलग पॉपुलेशन से हैं तो सबका मीन भी डिफरेंट होगा और सबका स्टैंडर्ड डेविएशन भी डिफरेंट होगा। नाउ x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब हम इधर जो भी चूज कर रहे हैं दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन व्हाट वी आर चूजिंग इन सेकंड सैंपल, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सैंपल में जो जो लिया है उसी का डबल ले लेंगे सेकंड सैंपल में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट सैंपल का एलिमेंट लेने का तरीका अलग होगा, सेकंड का अलग होगा। इसका फर्स्ट वाले से कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, उसका कोई इफेक्ट यहाँ नजर नहीं आएगा। तो लेट x एंड y बी इंडिपेंडेंट। अब कुछ याद आ रहा है, स्टैट्स में पढ़ा था थर्ड सेम में, इंडिपेंडेंट है तो काफी कुछ हमें हेल्प मिलेगा। इंडिपेंडेंट है तो बच्चे मुझे बताना कि एक्सपेक्टेंसी ऑफ x मीन माइनस y मीन, मैंने पहले ही कहा था थर्ड सेम का स्टैट्स रिवाइज करके आना है, थर्ड सेम का स्टैट्स रिवाइज करके आना है। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार माइनस y बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बार। नाउ सी, एक्सपेक्टेंसी ऑफ x मीन और माइनस y मीन करेंगे तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ x बार माइनस y बार, एक्सपेक्टेंसी तो सम के अलोंग बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब्ट्रैक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है और मल्टीप्लिकेशन पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर इंडिपेंडेंट है तो आगे चल करके जब हम ये एक नया रैंडम वेरिएबल बनाएंगे, ध्यान से सुनना, नया रैंडम वेरिएबल बनाएंगे तो उसकी एक्सपेक्टेंसी इन दोनों के डिफरेंस से मिलेगी, जिसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं म्यू ऑफ एक्स बार माइनस वाई बार इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू ऑफ वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ वाई बार। नेक्स्ट है तो ये हो जाएगा हमारा, सो एक्स बार माइनस वाई बार इज एन, अब चैप्टर 6 का याद आ रहा है आपको, अगर किसी चीज की एक्सपेक्टेंसी उसके पॉपुलेशन तक ले जाती है, μ1 माइनस μ2 भी हम लोग इसको कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, देन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, मतलब ना कम ना ज्यादा, ये वहां तक पहुंचा दिया हमें, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ μ1 माइनस μ2, where μ1 is the population mean of first sample, μ2 is population mean of second sample। तो अब देखना जरा, नेक्स्ट है जब हमें वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे यस ये x बार यहाँ पे x मीन को डिनोट कर रहा है ना। हाँ, अब देखो वेरिएंस ऑफ फर्स्ट मीन माइनस सेकंड मीन इज इक्वल टू, वेरिएंस का भी रूल आपको याद है, किसी को याद है वेरिएंस का रूल, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाता था, जल्दी बताओ, या वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई क्या होता था, x इंटू वाई, और कोई आंसर? हाँ प्लस होता था, मतलब अगर इधर माइनस है तो भी हम प्लस ही लिखते हैं, प्लस है तो भी हम प्लस ही लिखते हैं। आपको याद दिला दें, वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। कोई बात नहीं, अगर आपने थर्ड सेम नहीं पढ़ा है तो ये साइड साइड में हम लोग थोड़ा थोड़ा रिकॉल आपको कराते रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको थर्ड सेम का स्टैट्स देख करके आना चाहिए क्लास में। तो ये थर्ड सेम से हमें पता है कि चाहे अंदर में प्लस हो या माइनस हो, होता तो 2 इंटू को वेरियंस भी है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट है प्लस माइनस 2 इंटू को वेरियंस ऑफ एक्स वाई, लेकिन जब इंडिपेंडेंट है तो को वेरियंस 0 हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेरियंस ऑफ फर्स्ट मीन प्लस वेरियंस ऑफ वाई मीन, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं।
इन सब का बहुत रोल है। जब जेड बनाएंगे ना, जेड का फॉर्मूला बनाएंगे डिफरेंस ऑफ मीन के लिए, तो वहां पर यही एवरेज हम लोग यूज करेंगे और यही वेरिएंस भी यूज करेंगे। तो मुझे बताओ वेरिएंस ऑफ फर्स्ट कितना आ जाएगा? सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एम आ जाएगा, ये पढ़ रखे हम लोग। सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन आ जाएगा, ये चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए चैप्टर 5 में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मीन का जो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाता है वो हो जाता है सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एम। ठीक है, वेरिएंस बाई एम। तो ये आ गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स मीन और माइनस वाई मीन, इसको भी आपको लर्न करना है। तो अगर वेरिएंस ये आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर जरूरत पड़ी, जो कि पढ़नी ही पढ़नी है जेड जब बनाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मीन वाई माइनस वाई मीन, तो क्या रूट नहीं लगा देंगे? वेरिएंस का ही तो अंडर रूट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। जब डिफरेंस ऑफ मीन एक रैंडम वेरिएबल बनने लगेगा तो उसका स्टैंडर्ड एरर बच्चे यही देगा हमें। क्लियर बच्चे? स्टैंडर्ड एरर में किसी को कोई प्रॉब्लम? हम ये वेरिएंस वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई होता है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई प्लस, ये चीज क्लियर है, ये जो हमने ये टर्म लिखी है अपॉन एम एंड अपॉन एन वाली। अच्छा, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 5 में। वेरिएंस ऑफ एक्स बार जब हम लोग निकालते हैं तो वेरिएंस ऑफ अंदर में क्या आ जाता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn बाई n। ठीक है, मैंने मीन की जगह डाल दिया। मैंने बता रखा है, आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स, तो आपको फायदा मिलेगा। चैप्टर 4, 5, 7 और 8, कम से कम ये 4 चैप्टर तो देख करके आपको आना ही है। और थोड़ा सा देखना चाहते हो चैप्टर 6, चैप्टर 6 नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, एक दो सेंटेंस उसका हम लोग यूज करते हैं, वो आप यहाँ पे रट सकते हो। लेकिन 4, 5, 7, 8 इस पे कमांड होनी चाहिए पूरी। यहाँ देखो बच्चे, जिन्होंने पूछा है, मैंने मीन की जगह डाल दिया, मीन की जगह डाल दिया, पूरा एक्सपैंड कर दिया ये चीज। अब वेरिएंस का रूल क्या कहता है कि ये तो पूरा खुल जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 एंड ऑल आर इंडिपेंडेंट वेरिएंस ऑफ xn। और ये रूल याद है आपको कि वेरिएंस के अंदर से जब कोई चीज बाहर आती है, वेरिएंस ऑफ सी एक्स तो क्या हो जाता है? सी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। सबको पता है ये? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर ये जो 1/n है तो सबके नीचे से आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/n स्क्वायर। और ये वेरिएंस, ये वेरिएंस, ये वेरिएंस ऑल आर टेंडिंग टू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर, जा रहे हैं पॉपुलेशन वेरिएंस की तरफ ही, सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो ये कितने हो जाते हैं? एन इंटू सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एक से एक कैंसिल, ये चैप्टर 5 में मैंने करा रखा है। तो ये हो जाता है सिग्मा स्क्वायर बाई एन। इसलिए हम कहते हैं कि वेरिएंस ऑफ जो मीन होता है दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एन, वेरिएंस ऑफ एक्स अपॉन एन। तो वहीं से मैंने लिखा है कि पहले सैंपल का जो वेरिएंस आ रहा है और दूसरे का जो आ रहा है, दोनों का सम हो गया। और फिर जब हम लोगों ने रूट ले लिया तो ये बच्चे आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स मीन माइनस वाई मीन। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस पार्ट का ले सकते हैं, वैसे लास्ट में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, अब हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं ना टू सैंपल का, तो उसमें डिफरेंस का ही पढ़ेंगे कि अगर x और y रैंडम वेरिएबल हैं देन x मीन माइनस y मीन इज ऑल्सो अ रैंडम वेरिएबल, इज अ रैंडम वेरिएबल विथ, इनका मीन कितना हो जाएगा? मीन हो जाएगा μ1 माइनस μ2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड एरर रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखें बच्चे आप लोग। एक चीज हाँ, हमें देन यहाँ पे ऐड किया है तो हमें किसके
बात कर रहे हैं? देखो पहले हमने इसका एवरेज निकाल लिया और स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, तो अब हम लिख सकते हैं कि ये भी एक रैंडम वेरिएबल है विथ मीन एंड दिस। अब आगे अभी फिर से हम देन वर्ड यूज करेंगे। देन इसका जो z है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, इसका जो z निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, मीन का डिफरेंस जो सैंपल वाली वैल्यू आती है। पहले अगर आपको याद है तो आपको पता होगा मीन माइनस म्यू अपॉन दिस बाई रूट एन था, याद है? कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हम लोगों ने चैप्टर 7 में किया हुआ था, थर्ड सेम में। तो वहां पर ये सैंपल की वैल्यू होती थी और ये पॉपुलेशन की वैल्यू और नीचे में स्टैंडर्ड एरर। वैसे ही यहाँ पर ये सैंपल की वैल्यू है, इसमें से हम माइनस करेंगे पॉपुलेशन की वैल्यू, मतलब expected value of this much, expected value of this much. So it will be mu1 minus mu2 and upon root under sigma 1 square by m plus sigma 2 square by n. So this will characterize the standard normal distribution for difference of two mean. For difference of two mean. क्लियर बच्चे? ये आया कहाँ से, तो z ऑफ x बार माइनस वाई बार करेंगे तो x बार माइनस वाई बार में से उसकी एक्सपेक्टेंसी को माइनस करेंगे ना, x बार माइनस वाई बार, और नीचे में उसी की मतलब स्टैंडर्ड एरर भी लाएंगे, वहीं से ये फॉर्मूला बना है। तो पूरा अभी तक मैंने आज के क्लास में जितना पढ़ाया उसमें लर्न करने की चीज आपके लिए बस यही है। इसी पे सारे क्वेश्चन अब आपको समझ में आएंगे। ये जो z, यस एक मिनट, ये जो z हमने निकाला है x बार माइनस वाई बार के लिए, ये z का फॉर्मूला कैसे बना ये सबको समझ में आया? अगर इसमें कोई डाउट है तो बच्चे पूछो, नहीं तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल सीधा शुरू करेंगे। यस मैम, एक मिनट आप स्क्रॉल करिएगा प्लीज, जहाँ पे आपने x एंड y इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर से समझाना है। कहाँ है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर? यस मैम यहाँ पे, हाँ जी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार माइनस y बार इज इक्वल टू mu1 माइनस mu2, वो हमारा इंडिपेंडेंस से आ गया। मैम जो नीचे लिखा है हमने mu x बार माइनस mu y बार, व्हाट आर दो सिंबल्स डिनोटिंग? म्यू भी हमारा एवरेज के लिए डिनोट किया जाता है ना, एक्सपेक्टेंसी या म्यू दोनों सेम होता है, इसलिए मैंने दूसरा नोटेशन भी लिख दिया है। मतलब अगर आप थर्ड सेम में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ई ऑफ एक्स को हम लोग म्यू ऑफ एक्स लिखते थे, ई ऑफ एक्स बार को हम लोग म्यू ऑफ एक्स बार लिखते थे। तो मैंने म्यू के टर्म्स में भी एक बार लिख करके समझा दिया कि अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है आगे, ठीक है? सेम थी ना? हाँ हाँ सेम है। सबको आ गया समझ में बच्चे? तो अब आपके पास डिवोर की रीडिंग है, आप लोग निकाल लें, जरा क्वेश्चन करवाते हैं। पहले एक बार स्टेप्स लिखवा देते हैं, स्टेप्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसमें करना क्या क्या होगा उसके बाद से क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें सबसे पहले बच्चे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें दो सैंपल के बारे में जानकारी मिलेगी। एक है x1 बार, एक होगा x2 बार। कुछ दिया होगा हमें, x1 बार और x2 बार की वैल्यू दी होगी। उसके बाद से यहाँ पर हमें दिया होगा सिग्मा 1, या फिर इसमें हम लोग नॉन वेरिएंस वाला केस कर रहे हैं। जब हमें वेरिएंस गिवन होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस पता होगा कि इतना पॉपुलेशन वेरिएंस होना चाहिए, तो हम उसको सिग्मा 1 और सिग्मा 2 से लिखेंगे। और जब अननोन वेरिएंस आ जाएगा तो वहां पे एस आ जाता है, एस रिप्रेजेंट्स सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सारी चीजें हमें दो ग्रुप का अलग अलग दिया होगा, इसका साइज होगा m, इसका साइज होगा n। समझ में आ गई बात? दोनों का एवरेज, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों का साइज दिया होगा। फिर ये पूछेंगे कि आर, तीन टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। पहला पार्ट, आर mu1 एंड mu2 इक्वल इन पॉपुलेशन, ये पूछ सकते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि इज mu1 ग्रेटर देन mu2।
मतलब अगर सैंपल में फर्स्ट एवरेज अगर x2 से बड़ा दिख रहा है तो क्या पॉपुलेशन में μ1 भी μ2 से बड़ा होगा? फिर तीसरा हो सकता है इज μ1 लेस देन μ2। इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिल सकता है बच्चे, तीनों का प्रोसीजर आप समझ लें। अगर आपको मिलता है कि आर μ1 एंड μ2 इक्वल तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या बनाना चाहिए नल हाइपोथेसिस? कोई नहीं बता रहा। जो पूछा है उसी को बनाएंगे ना, μ1 इज इक्वल टू μ2, या फिर कभी कभी हम μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 भी बनाते हैं। μ1 माइनस μ2 दोनों तो एक ही चीज है ना, चाहे आप μ1 इज इक्वल टू μ2 लिखो या फिर μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 लिखो, बोथ मीन्स द सेम थिंग। ऑल्टरनेट में हो जाएगा μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, या फिर आप ये लिख सकते हो कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। पहले ये क्लियर हुआ या नहीं? क्वेश्चन के स्टेटमेंट से देख करके हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैसे बनेंगे। पहला वाला अगर दोनों सेम है, यानी अगर ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो हम बना सकते हैं μ1 इज इक्वल टू μ2, या फिर उसी का दूसरा वर्जन μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। दोनों चलेंगे, दोनों एप्लीकेबल है, ये या फिर ये। अब अगर पूछा है क्वेश्चन में कि टेस्ट दिस वन वेदर μ1 विल बी ग्रेटर देन μ2 और नॉट, तो हम लोग इसमें नल हाइपोथेसिस बनाएंगे बच्चे कि μ1 इज इक्वल टू μ2, क्योंकि नल में हम कभी भी लेस देन और ग्रेटर देन नहीं डालते। आपको ये देख, अगर आप इंडियन राइटर्स की बुक पढ़ोगे तो उसमें नल में भी ग्रेटर देन लेस देन यूज कर देते हैं, बट वी हैव टू फॉलो डिवोर। तो डिवोर में जो है उसमें हमारा हमेशा न्यूट्रल में नल में हमेशा न्यूट्रल स्टेटमेंट ही डालते हैं, मतलब इज इक्वल टू वाला, नो ग्रेटर देन नो लेस देन। अब जो भी पूछते हैं उसको अल्टरनेट में डालते हैं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2। इसी का दूसरा वर्जन हो सकता है बच्चे कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर मानेंगे μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। तो पहले वाले में मीनिंग क्लियर होगा कि अगर इसमें ग्रेटर देन 0 लिया है तो इसमें क्या लिया है हमने, लेस देन इक्वल टू 0। वो मीनिंग हिडन होता है। ये चैप्टर 8 में मैंने 8.2 में पढ़ा रखा है, बार बार बोल रहे हैं चैप्टर 8 कम से कम पढ़ लो, ठीक है? तो थोड़ा बहुत नल और ऑल्टरनेट का पता लग जाएगा। नेक्स्ट है इज μ1 लेस देन। अब तो आप समझ गए होंगे कि μ1 जो है वो लेस देन है क्या? अच्छा एक मिनट, इसमें तो हमेशा हम न्यूट्रल बनाएंगे ना, लेस देन वाली बात तो अल्टरनेट में डालेंगे, μ1 इज लेस देन μ2। तो इसी का दूसरा वर्जन भी बन सकता है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर बन जाएगा μ1 माइनस μ2 इज लेस देन 0। अब बच्चे बता दें यहां पर नॉट इक्वल टू में टू टेल्ड टेस्ट लगता है। टू टेल्ड टेस्ट और सिंगल टेल में क्या फर्क होता है ये आपको पता है कि जब हमें रिजेक्शन रीजन डिसाइड करना होता है तो हम उसी को दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2। उसके बाद से हमारे पास दो मेथड होते हैं, चाहे हम जेड वैल्यू से निकालें या फिर पी वैल्यू से निकालें, बोथ। तो या तो आप जेड जो है वो सैंपल वाली वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर जेड सैंपल लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, लाइज इन रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करता है, मतलब रिजेक्शन रीजन ये दोनों होते हैं। याद आ रहा है? अभी ज्यादा दिन हुआ नहीं आपको एग्जाम दिए हुए, याद तो होगा ही सब कुछ। अगर जेड सैंपल से कैलकुलेटेड वैल्यूज जो भी कैलकुलेशन करके आएगी लाइज इन रिजेक्शन रीजन, देन एच नॉट इज रिजेक्टेड, देन एच नॉट इज रिजेक्टेड। अब कहोगे मैम जेड सैंपल से आएगा कैसे? तो वही फॉर्मूला बच्चे, एक्स मीन माइनस म्यू वाई मीन माइनस, नल हाइपोथेसिस में क्या है, ये देखो नल हाइपोथेसिस में क्या है, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू
ज़ीरो के साथ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ज़ीरो डालेंगे, इसको थोड़ा सा हम अंडरलाइन कर देते हैं। और नीचे में तो वही अपना सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, और फिर कंपेयर करेंगे। या फिर बच्चे आप वी कैन यूज पी वैल्यू अप्रोच ऑल्सो। पी वैल्यू भी याद है ना, उससे भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। अब इधर देखो, इसमें कौन सा टेल टेस्ट होगा, राइट टेल या लेफ्ट टेल, जल्दी बताओ सेकंड वाले कॉलम में। राइट टेल होगा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन हमेशा हम ग्रेटर देन के लिए नंबर लाइन पे जाते हैं तो राइट में जाते हैं, तो दिस विल बी राइट टेल्ड टेस्ट। आपको हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करा रहे हैं सारा कुछ, एक ही पेज पे करने के पीछे मकसद है कि आप सबको आराम से कंपेयर कर सको। राइट टेल टेस्ट यानी पूरा का पूरा अल्फा रीजन विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द राइट हैंड साइड, पूरा का पूरा अल्फा, इसको हाफ हाफ करके नहीं डिवाइड करना। उसके बाद से फिर सब कुछ सेम है। जब आप जेड सैंपल निकालोगे तो जेड सैंपल का फॉर्मूला इस बार थोड़ा अलग होगा, एक्स मीन माइनस वाई मीन, अच्छा नहीं वही सेम होगा, इज इक्वल टू जीरो ही तो नल हाइपोथेसिस का है, अपॉन में सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। बस रिजेक्शन रीजन पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, सॉरी एक्सेप्टेंस रीजन इस बार ज़्यादा खुला है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर से वैसे ही इफ़ जेड सैंपल या फिर कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज इन रिजेक्शन रीजन, अगर रिजेक्शन रीजन में लाई करता है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। जो भी रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना होता है वो हम एच नॉट के साथ ही करते हैं, देन एच नॉट इज रिजेक्टेड। दूसरे मेथड में, दिस इज मेथड टू में हम लोग पी वैल्यू यूज करते थे, याद होगा। मेथड 2 में हम लोग पी वैल्यू यूज करते थे, पी फ्रॉम गिवन अल्फा निकालते थे, पी फ्रॉम गिवन अल्फा, और पी वैल्यू को फिर कंपेयर करते थे, पी फ्रॉम जेड भी निकालते थे ना, पी फ्रॉम जेड एंड देन कंपेयर विथ अल्फा, ये वाला भी था। मेथड 2 में यूज पी वैल्यू भी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा है सेमेस्टर थर्ड उन्हें तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए सबसे बड़ा जिंदगी का पहली आज की क्लास होगी। यहाँ देखो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, बच्चे इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट, उन्हें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उनका तो सिर भी हेडेक भी स्टार्ट हो चुका होगा। है कोई ऐसे बच्चे जिनको हेडेक हो रहा है ये सब सुन करके कि मैम कर क्या रही हैं, जिन्होंने थर्ड सेम नहीं पढ़ा है? चलो ये हो गया अल्फा, सारा का सारा अल्फा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे कंसंट्रेटेड होगा। फिर हम जेड सैंपल से उसी तरीके से निकालेंगे, जो भी हमें सैंपल की वैल्यू दी होगी, -0 बाई रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, और फिर उसी तरीके से इफ जेड सैंपल लाइज इन रिजेक्शन रीजन डैश 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 डैश, सेम टू सेम है, और यहाँ भी मेथड 2 में सेम टू सेम लिख लेना है आपको। तो समझ में आए, इन तीनों केस में से किसी भी केस का क्वेश्चन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा लैंग्वेज पे कि लैंग्वेज में क्या लिखा है। लैंग्वेज मतलब ये ग्रेटर बोला है, इक्वल बोला है, या फिर लेस देन बोला है, ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा, उसको आपको ढूंढ निकालना है क्वेश्चन में। क्लियर बच्चे? तो अब हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, नाउ सी। तो अब हम लोग बच्चे एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, कोई कुछ पूछ रहा था, we can do example 9.1. So if you have book you can just take out the page number, it's 348 निकाल सकते हो सभी कोई बच्चे, पेज नंबर 348। तो देखो, analysis of a random sample consisting of m is equal to 20 specimens
of cold rolled steel to determine yield strength resulted in a sample average of, यानी इन्होंने पहले सैंपल के बारे में हमें जानकारी दे दी है। जो भी है ये साइंस वाले टर्म यूज किए हैं, लेकिन इतने भी हम लोग अननोन नहीं है, समझ सकते हैं। कोल्ड रोल्ड स्टील है और पहले का x बार आया है 29.8 साई। साई से हमें मतलब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ सेकेंड रैंडम सैंपल ऑफ n इज इक्वल टू 25। दूसरा सैंपल बच्चे हमने कितने साइज का लिया है? 25 का। टू साइडेड गैल्वेनाइज्ड स्टील स्पेसिमेंस गिव अ सैंपल एवरेज ऑफ, यानी दूसरे सैंपल का एवरेज आया है 34.7 KSI. KSI is the unit of measurement of strength of any metal. Assuming that two yield strength distributions are normal with, assume कर लिया है बच्चे कि पहले वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो है 4 एंड दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डिविएशन है 5। सजेस्टेड बाय ग्राफ इन दिस, ये सोर्स ऑफ डेटा दे रखा है। यानी यहां पर हमें वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, नोन है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमें यही लेना है 4, ये पॉपुलेशन का है और वही सैंपल के लिए भी ले लेना है। ठीक है, दोनों के लिए सेम टू सेम ले लेना है। आगे है क्वेश्चन पढ़ो। डज द डेटा इंडिकेट दैट, यहीं से क्वेश्चन शुरू हो गया, बी केयरफुल। Does the data indicate that the corresponding true average yield strength mu1 and mu2 are different? इन्होंने पूछा है कि क्या ये डेटा जो है, does this data suggest that, does this data suggest that yield strength mu1 and mu2 are different? mu1 and mu2 are different. different पूछा है बच्चे, तो तीन जो मैंने कॉलम बनाए हैं, तीन केसेस, उसमें से कौन सा होगा ये? और इन्होंने अल्फा दे रखा है 0.01, ये हमें यूज करना है। बस इतना ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको समझ में आया? दो सैंपल है, एक है 20 साइज का, एक है 25 साइज का। इसका एवरेज निकाला गया बच्चे 29.8 आया, दूसरे का एवरेज निकाला गया 34.7 आया। पहले वाले का स्टैंडर्ड डिवीजन हमें 4 लेने को कहा है, दूसरे वाले का स्टैंडर्ड डिवीजन हमें 5 लेने को कहा है। अब ये चेक करना चाहते हैं कि क्या mu1 और mu2 डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। तो सबसे पहला काम कि डेटा तो हमने लिख ही लिया है, नहीं तो क्वेश्चन में से आप ऐसे ही देख करके लिखोगे गिवन में, तो मैंने गिवन यहीं पे लगा दिया, मतलब गिवन करके आपको इतना इन्फॉर्मेशन लिख लेना चाहिए। उसके बाद से आप H0 मानोगे। H0 में क्या मानोगे कि mu1 और mu2 डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। वैसे mu1 इज इक्वल टू mu2 को यूज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको हम दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट के लिए mu1 इज नॉट इक्वल टू mu2 कर देंगे, या फिर mu1 माइनस mu2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब फ्रॉम सैंपल्स कैलकुलेटेड Z। अच्छा, एक चीज और, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही लिया गया है, इसलिए हम Z डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं। नहीं तो आगे जो है वो देखेंगे कि जब सैंपल साइज 40 से ज्यादा होता है, साफ साफ बुक में लिखा हुआ है, देन वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही लिए गए हैं, इसलिए हम लोग 20 और 25 को इग्नोर करके सीधा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। मैंने आपको थर्ड से में बता रखा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल था, अब उससे सैंपल साइज आप 5 का लो या 6 का लो या 10 का लो, Z डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज करेंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ पता नहीं है, सैंपल साइज अगर 30 से नीचे आ जाता है तो हम T डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। 30 से ऊपर सिंगल पॉपुलेशन में
तो हम लोग जेड यूज करते थे। यहाँ पर अब चैप्टर 9 में कह रहा है कि दोनों पॉपुलेशन, दोनों सैंपल के साइज को अलग अलग 40 से ज़्यादा होना चाहिए, सफिशिएंट मानते हैं। कभी 30 कभी 40 ये चेंज होते रहते हैं। 2 सैंपल के केस में बच्चे हम लोग 40 से ऊपर लेंगे। अभी तो हमें पता है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए टेंशन ही नहीं है। बताओ तो जेड का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार माइनस वाई बार, क्योंकि ये डिफरेंस ऑफ मीन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई m प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n। अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, कौन सी वैल्यू यूज करते हैं? नल हाइपोथेसिस वाली ही डालते हैं। नल हाइपोथेसिस में कभी कभी इकोट्रिक्स में ऐसा आएगा कि क्या μ1 जो है वो μ1 और μ2 का डिफरेंस जो है 5 है, ऐसा भी आ सकता है। आगे चल करके बता दें आपको बच्चे, थोड़ा सा हम मेंटली तैयार कर दें, ऐसा आ सकता है आगे नल हाइपोथेसिस में, मतलब ऑब्जर्व करने के लिए μ1 माइनस μ2 क्या 5 है, ये पूछा होगा, तो हम यहाँ पर 5 डालेंगे। अभी फिलहाल डिफरेंट और नॉट डिफरेंट का केस चल रहा है, तो हम अभी 0 डाल रहे हैं। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे ट्रिक्स में जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट कर रहे होंगे, ठीक है। वैसे अभी आपको बर्डन नहीं लेना, वो आगे चल करके देखेंगे, इसलिए अभी इसको हटा ही दो। अभी तो फिलहाल बस 0 ही पुट करना है। तो निकाल दें जेड। बताओ तो एक्स बार कितना है? ये रहा 29.8 माइनस वाई बार कितना है? 34.7 माइनस μ1 माइनस μ2 0 पुट करेंगे बच्चे, और नीचे आ जाएगा रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर बाई m कितना है? 20। सिग्मा 1 डाल चुके हैं, अब 20 डाल रहे हैं, प्लस सिग्मा 2 इज 5 का स्क्वायर बाई क्या डाल देंगे? 25। सॉल्व करो तो जरा इसको। दिस इज 29.8 माइनस 34.7। 29.8 माइनस 34.7, दिस इज माइनस 4.9। अब आप इसमें 16/20, और ये तो खैर कैंसिल हो गया, 1 ही हो गया, तो 16/20 निकालोगे, दिस इज 0.8 और प्लस 1 तो रूट अंडर 1.8, तो निकाल लो। 4.9 मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो सीधा डिवाइड कर दिया, रूट ऑफ 1.8 इज इक्वल टू 3.65। जेड की वैल्यू आ गई। अब फॉर गिवन अल्फा, ये तो बच्चे हमारे कैलकुलेशन वाली जेड आई है ना, जो सैंपल की वैल्यूज हैं उनसे आई है। अब फॉर गिवन अल्फा, अल्फा कितना है? कितना है अल्फा? 0.01, ठीक है। फॉर गिवन अल्फा इज इक्वल टू 0.01 एंड इट इज टू टेल्ड टेस्ट। तो बताना जरा कि ये जो 0.01 है, इसको जब 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक रिजेक्शन रीजन कितना होगा? 0.005, सही है, 0.005। कोई मुझे बताएगा कि व्हाट विल बी दिस जेड? वही सेम माइनस जेड इधर भी हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो फाई जेड विल बी इक्वल टू, फाई जेड के लिए पूरा जेड के लेफ्ट का एरिया देख लेंगे। देख रहे हो कितना ये डिपेंड करता है थर्ड सेम पे। अब आप खुद ही जज करो, जो थर्ड सेम, जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा, आप अपने फ्रेंड से रेफरेंस लेना, वो कह रहे होंगे कि यार थर्ड सेम के बगैर तो हो ही नहीं सकता फोर्थ सेम। फाई जेड इज इक्वल टू 1 माइनस 0.005, सो दिस विल बिकम 10 में से 5 गया 5, 99.0। कोई मुझे बताएगा जेड कितना आएगा? जेड कितना आएगा? मुझे तो याद है, यस 99% के लिए निकाला हुआ है ना, वही तो आ जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल में 2.98। वैसे आप टेबल से भी देख सकते हो, अगर वैल्यू नहीं लर्न है। टेबल में आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओगे तो आप एरिया ढूंढना, यहाँ पर मिलेगा 0.995, इसके सामने होगा 2.9,
2.98, हाँ, और इसके सामने होगा 0.08, ये हो जाएगा 2.98 जेड की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारा जो जेड आया है वो जेड कितना है, -3.65, तो दिस इज 2.98 एंड दिस इज -2.98। तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो वैल्यू है माइनस ऑफ 3.65 ये कहाँ लाई करेगा, रिजेक्शन रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन में? इतना तो जवाब बहुत सारे बच्चे दे सकते हैं, देना नहीं चाह रहे शायद, मतलब मैम से जितना मर्जी उतना बुलवा लो, खुद नहीं मुंह खोलना है, जल्दी बताओ इसका। रिजेक्शन एरिया में। यस, रीजन। हाँ, z इज इक्वल टू -3.65 लाइज इन रिजेक्शन रीजन, इससे तो इधर ही लाई करेगा ना, तो हम लिखेंगे सिंस आवर z इज इक्वल टू -3.65 lies in rejection region, lies in rejection region, so H naught is rejected, so H naught is rejected। और H naught में हमने क्या माना था, याद है किसी को, कि दोनों सेम हैं, बोथ आर सेम, ये माना था, और यहाँ क्या माना था, बोथ आर डिफरेंट। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है इसका मतलब बोथ आर नॉट सेम, हम ऑल्टरनेट के फेवर में जा रहे हैं। नल हाइपोथेसिस, हमारे पास दो ही हाइपोथेसिस है ही बच्चे, एक नल और एक ऑल्टरनेट। जब भी नल को रिजेक्ट करेंगे तो ऑल्टरनेट अपने आप डोमिनेंट हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट इज डोमिनेटिंग, तो हमारा ये हो जाएगा कि बोथ आर डिफरेंट। तो हम लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि यस μ1 एंड μ2 विल बी डिफरेंट, विल बी डिफरेंट, ये दोनों अलग होंगे। क्लियर बच्चे? एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम Z 2.98 पे तो एरिया 0.998 समथिंग आ रहा है। आप किसकी बात कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ। z इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, टेबल की बात कर रहे हो ना, टेबल में तो वही तो हमें चाहिए, 2.9 पे 8 में चलोगे तो कितना एरिया आ रहा है, 0 पॉइंट, 0.9986। और कोई ऐसा है जो 0.995 एग्जैक्टली दे दे हमें? मैम 2.58 पे होता है ना 99%। अच्छा, एक मिनट, तो मेरे से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा, 2.58 होता है, हाँ हाँ हाँ, 99% तो 2.58 होता है। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लो बच्चे, 2.98 नहीं होता, 2.58 होता है। अब देखो तो जरा 2.58 के सामने एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा, 0.995 मिल गया। 2.5 के सामने 8 में चलोगे, नहीं एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, लेकिन 0.9951 ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, थोड़ा सा अलग है, इतना इतना चलेगा, तो हमें 2.58 यूज़ करना चाहिए। इसको करेक्शन कर लो बच्चे, यहाँ पर 58, इसमें करेक्शन किया है, सभी बच्चे कर लो, इसको भी हटा करके, तो पहले क्यों नहीं बोला 2.58, दिस इज -2.58, तो भी हमारे रिजल्ट पे तो फर्क नहीं पड़ा, यहाँ भी 2.5 कर लो। क्लियर है? अब तीन वैल्यू याद की थी ना, 1.65 90% के लिए, 95% के लिए 1.96, 1.65 90% के लिए, 1.96 95% के लिए, और 2.58 99% के लिए, तो वही 2.58 वैल्यू होगी ये। क्लियर बच्चे? एंड मैम लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन कैसे लिखेगी दैट दे आर डिफरेंट? आप देखो आपका रिजेक्शन रीजन कहाँ लाई कर रहा है, ये देखो बीच में होता है z इज इक्वल टू 0, आप जब इधर चल रहे हो तो नेगेटिव 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 -2.58, फिर उसके बाद कहीं आएगा -3.65, आएगा या नहीं? यस मैम। तो ये दोनों रिजेक्शन रीजन है, जो मैंने शेड किया था ना, ये दोनों क्या है, रिजेक्शन रीजन है। किसके लिए? H नॉट के लिए। तो इस रीजन में जैसे ही हमारा सैंपल वाला जेड लाई कर गया, हम H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, और H नॉट में माना था हमने कि दोनों सेम है, इसको रिजेक्ट कर दिया तो अपने आप ये वाला आ गया मीनिंग में कि बोथ आर डिफरेंट। क्लियर बच्चे? यस मैम।
अब इसी क्वेश्चन को अगर p वैल्यू से करना हो, सबको याद है अनदर मेथड p वैल्यू, तो z जो निकाला है यहां तक तो सेम टू सेम चलेगा, जो z निकाला है यहां तक तो सेम टू सेम चलेगा। मतलब z हमारा कितना आया था, -3.65, z कितना आया था 3.65। अब आपको याद है कि p वैल्यू के लिए अगर z हमें पता है माइनस में 3.65, तो इधर भी हम लोग क्या ले सकते हैं 3.65 पॉजिटिव में, और इसका रिजेक्शन रीजन p वैल्यू 2 टेल्ड है, तो p वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ z। ध्यान से सुनो, 1 माइनस 5 ऑफ z इज दिस वैल्यू, क्योंकि 5 ऑफ z का मतलब है यहां तक की वैल्यू, 1 में से माइनस कर देंगे तो खाली ये मिलेगा, लेकिन इसका डबल करना है। इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया दोनों आ जाएगा p वैल्यू। तो हमारा p वैल्यू कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5 ऑफ, दिस इज माइनस तो हम लोग इसको प्लस बना सकते हैं, यहाँ पे मॉड होता है, तो 5 ऑफ 3.65 मॉड में ले लिया बच्चे। देखना कितना आ रहा है, 1 माइनस 5 ऑफ 3.65 कितना आ रहा है, 5 ऑफ 3.65, जस्ट अ मिनट, 3.65, 3.65 में आ रहा है 3.6 तो है ही नहीं। ध्यान से सुनो बच्चे, अगर आप अपना टेबल निकालोगे, टेबल निकालो तो सभी कोई देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पर हम डबल ट्रिपल स्टार लगाना चाहेंगे और इसको शेड भी करना चाहेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, जब आप टेबल निकालोगे तो z में देखना, z में कि 3.4 पे लास्ट वैल्यू 0.09, यहाँ पर 0.998, मतलब z मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 3.49। यानी कोई अगर पूछेगा कि z में अगर 3.49 है तो 5z कितना होगा, 5 ऑफ 3.49, तो अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेंगे हम लोग। वो लास्ट वैल्यू है, बिल्कुल लास्ट, पीडीएफ का लास्ट वैल्यू है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल अमाउंट। तो इन्होंने जो हमारा 3.65 दे रखा है वो तो बहुत आगे चला गया, यानी ग्राफ तो उसके पहले ही खत्म हो जाएगा, पूरा एरिया तो 1 हो जाएगा, पूरा एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 5 ऑफ 3.65 विल बी 1। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई कि हमारा एरिया तो खत्म हो जाता है, 3.49 तक ही फिनिश हो जाता है और पूरी एरिया 1 आ जाती है। तो जब हम टेबल में और आगे बढ़ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, अब आगे चाहे आप 10 बढ़ो 20 बढ़ो, z की वैल्यू चाहे जितना भी लाओ, एरिया उसके पहले का बच्चे 1 ही आना है, क्योंकि ग्राफ फिनिश हो चुका है। तो 5 ऑफ 3.65 विल बी 1, तो ये p आ गया 0, p वैल्यू आ गई हमारी 0। और ये आपको मैंने बता रखा है डिसीजन मेकिंग में चैप्टर 8 में कि इफ p वैल्यू इज लेस देन अल्फा देन वी रिजेक्ट h नॉट, अगर p इज ग्रेटर देन अल्फा देन वी डू नॉट रिजेक्ट h नॉट। तो अभी हमारा जो है p राइट नाउ है p इज इक्वल टू 0 विच इज लेस देन 0.01, हेंस h नॉट इज रिजेक्टेड। अब बताओ किसको किसको ये नहीं समझ में आया, सबको आ गया समझ में? चैप्टर 8 में हर क्वेश्चन जो हम z वैल्यू को कंपेयर करके निकालते हैं उसको p वैल्यू से भी किया जा सकता है, क्योंकि कब कोई किस तरीके से करने को पूछ दे कोई ठीक नहीं है, लिखा हुआ भी आ जाता है यूज p वैल्यू मेथड। तो हमें पता होना चाहिए कि 2 टेल्ड के लिए p वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, उससे हम लोगों ने निकाल लिया। और अगर p वैल्यू अल्फा से छोटा है तो रिजेक्ट h नॉट,
और रिजेक्ट कर रहे हैं तो फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे कि यस दे आर डिफरेंट, यस दे विल बी डिफरेंट। कौन? μ1 और μ2। ये क्वेश्चन आ गया सबको समझ में? अब है when when a population standard deviation is not known। 9.2 बच्चे आप लोग होमवर्क करोगे, नहीं होगा तो फिर पूछोगे। एग्जाम्पल 9.2 आपको देख करके आना है। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बोलोगे तो हम पूरा एग्जाम्पल करा देंगे, लेकिन आप देखोगे तो हो जाएगा 9.1 जैसा ही है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी, नहीं तो फिर हम 2 एग्जाम्पल और कराएंगे। एक 9.3 जिसमें हमें पॉपुलेशन का वेरिएंस पता नहीं है, और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने वाला। दो क्वेश्चन मुझे और कराने, उसके बाद से आज की क्लास खत्म हो जाएगी। किसी को नहीं कुछ पूछना? ठीक है। यस मैम आप 9.2 की फोटो भेज सकते हो, क्वेश्चन की बुक नहीं आई अभी। 9.2 की हम जो एग्जांपल होमवर्क किए। ठीक है, ठीक है। तो आप ना मुझे मैसेज कर देना, हम आपको फ़ोटो भेज देंगे। या आपका कोई फ्रेंड नहीं है उससे आप ठीक है, ठीक है। आप जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, रीडिंग नहीं है, आप मुझे बोलना, हम आपको फ़ोटो भेज देंगे। ठीक है, मुझे मैसेज एक बार कर देना। अब अभी नेक्स्ट वीक भी बच्चे, अभी MWFE क्लास लगेगी, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर था। कई बच्चे कह रहे थे मैम ब्रेक लेने दो, अभी 30 को ही तो एग्ज़ाम खत्म हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम कॉलेज स्टार्ट हो गया, क्लास ले लो। तो फिर हम लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया है, दोनों बच्चों को थोड़ा राहत मिले। तो अभी सिर्फ 3 डेज ही लगा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक के बाद जो मंडे हमारा स्टार्ट होगा, फिर 5 डेज अ वीक हमारी क्लास फिर से पहले जैसी शुरू हो जाएगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन आपको दे रहे हैं, आराम आराम से पढ़ो, तब तक हमारा बेसिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। उसके बाद जो मंडे आएगा उसमें फिर हम लोग अपना ट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे, और फिर वो क्लास रुकेगी नहीं, वो चलती रहेगी। ठीक है बच्चे? और जिन बच्चों को कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप मुझे मैसेज कर दिया करो मेरे नंबर पे। अब जैसे प्लीज सेंड मी द फोटो ऑफ दिस वन, तो वो भेज देंगे आपको। ओके बच्चे, देखो एग्जाम्पल 9.4 कर रहे हैं अभी हम लोग। 9.3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीटा और सैंपल साइज है, वो हमें नहीं करना है। लार्ज सैंपल टेस्ट में एग्जाम्पल 9.4 कर रहे हैं। देखना जरा ध्यान से, सुनो लैंग्वेज। What impact does fast food consumption have on various dietary and health characteristics? मतलब ये एक स्टडी करना चाह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि फास्ट फूड का क्या इफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर। बस ये सिंपल सी बात है। The article effects of fast food consumption on energy intake and diet quality among children in a national household study, ये source of data दे रखा है। Reported the accompanying summary data on daily calorie intake। डेली कैलोरी इनटेक कुछ बच्चों को लिया गया ऑब्जर्वेशन के ऊपर, उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन किया गया, और डेली का कैलोरी इनटेक उनका हम नोट कर रहे हैं। बोथ फॉर अ सैंपल ऑफ टीन्स, ओके टीनेजर हैं, टीन्स का सैंपल है, who said they did not typically eat fast food, एंड अनदर यानी टीन्स का सैंपल 1 है ये, और ये टीनेजर्स के टीन्स का सैंपल 2 है। ये डू नॉट ईट फास्ट फूड, ये कहते हैं कि नहीं हम लोग ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाते, हम घर का ही खाना बना हुआ वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। एंड अनदर सैंपल ईट फास्ट फूड। इनका डेटा दे रखा है। डेटा इस तरीके से दिया हुआ है। सैंपल साइज नो का कितना सैंपल साइज है, डू नॉट ईट फास्ट फूड, तो m इज इक्वल टू 663। ये टेबल में बना करके दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। सैंपल मीन, पहले वाले का सैंपल मीन है 2258। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, word is very important. Sample standard deviation is given. Now the true population standard deviation is not known, तो हम इसको सेकेंड कैटेगरी में डालते हैं when standard deviation is unknown। तो यहाँ पर बच्चे हम लोग कौन सा लेटर यूज करेंगे? S। We will not use sigma,
सिग्मा सिंबल यूज नहीं करेंगे, वो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए होता है। सैंपल के स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम लोग एस यूज करते हैं, तो एस इज 1519। तो पहले सैंपल का डेटा हो गया क्लियर। अब दूसरे पे आते हैं, हु ईट फास्ट फूड। इनका आंसर यस था, इनका आंसर नो था। ये फास्ट फूड नहीं खाते और ये खाते हैं। तो इनका दे रखा है बच्चे n sample size is 413, mean is 2637 and standard deviation is 1138। ठीक है। अब इसके बाद से क्वेश्चन है, does this data provide strong evidence for concluding that? What is the statement? True average who typically eat fast food exceeds by more than 200। अब आ गया जो मैंने कहा था। इसका लैंग्वेज एक बार लिख ही देते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर टाइम नहीं बचेगा तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी इस क्वेश्चन को बड़े आराम से समझना है। डज दिस डेटा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, मैंने सजेस्ट लिख दिया, दैट ट्रू एवरेज कैलोरी इनटेक फॉर टीन्स, इनके लैंग्वेज ही काफी बड़े बड़े होते हैं, who typically eat fast food exceeds by more than, this figure is very important, exceeds by more than 200 कैलोरी। 200 कैलोरी किनसे भाई, किनसे कंपेयर किया जा रहा है? 200 कैलोरीज हु ईट टिपिकली ईट फास्ट फूड, तो दूसरे से कंपेयर किया जा रहा होगा जो नहीं खा रहे। कैलोरीज पर डे, द ट्रू एवरेज इनटेक फॉर दोज हु डू नॉट टिपिकली पर डे, देन सीधा लिख देते पर डे, देन those who do not take, बस मैंने शॉर्ट कर दिया, those who do not take fast food, क्या ये डेटा ये सजेस्ट करता है? ध्यान से सुनो, हमें ये टेस्ट करना है कि जिन्होंने फास्ट फूड खाया, ऑब्वियसली वो ज्यादा कैलोरी का इंटेक कर रहे हैं। फास्ट फूड में ज्यादा कैलोरीज होती है ना, ऑयल, मैदा, फ्लोर, ऐसी चीजें यूज करते हैं, अजीनोमोटो वगैरह ये सब ज़्यादातर यूज़ होता है, जो कि ज़्यादा कैलोरी इनटेक होता है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो फास्ट फूड खाने वाले बच्चे हैं, क्या ये सिर्फ 200 मोर देन 200 कैलोरी का डिफरेंस है क्या दोनों बच्चों में? अब यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि आर द टू सेम और नॉट, इज वन ग्रेटर देन सेकेंड और नॉट, इज वन लेस देन सेकेंड और नॉट, दोनों के बीच का डिफरेंस 200 से ज़्यादा है या नहीं, ये देखना है हमें। इसका नल हाइपोथेसिस बहुत ही सोच समझ करके बनाना है। यहाँ पर μ1 आप सोचोगे, इसका पॉपुलेशन मीन μ2 होगा, तो पता है इसका नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा? डू नॉट ईट फास्ट फूड, तो μ1, और जो खा रहे हैं वो है μ2। तो μ2 रफ में कर लेते हैं, μ2 माइनस μ1 मस्ट बी ग्रेटर देन मोर देन 200, एटलीस्ट नहीं लिखा हुआ, नहीं तो हम इज इक्वल टू भी लगाते, मोर देन 200, ये हमें देखना है। समझ में आई बात? बुक में कर रखा है μ1 माइनस μ2, हम लोगों ने μ2 माइनस μ1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर μ1 माइनस μ2 करोगे तो माइनस 200 हो जाएगा, लेकिन हम अपने लैंग्वेज से चलेंगे, हमें बुक का देखने का जरूरत नहीं है। तो देखो, ऑल्टरनेट में तो हमेशा हम लोग इज इक्वल टू वाला स्टेटमेंट डालते हैं बच्चे नल में, और ऑल्टरनेट में जो पूछा रहता है उसको डालते हैं, मतलब μ2 माइनस μ1 इज ग्रेटर देन 200, यही हमें चेक करना है। तो ऑल्टरनेट में हमने माना है यस, फास्ट फूड ईटर्स जो हैं, फास्ट फूड लेने वाले, फास्ट फूड ईटर्स कंज्यूम्स मोर देन 200 कैलोरीज, किनसे ज़्यादा? दोज हु डू नॉट टेक।
दोज हु डू नॉट टेक। और यहाँ पर मान रहे नहीं, ऐसी बात नहीं है, 200 नहीं 10-20 कैलोरी ज़्यादा है या 200 से कम ही कैलोरी है। तो हेयर लेस देन 200 डिफरेंस है कैलोरी का। नल और ऑल्टरनेट समझ में आ गया बच्चे? इसके बाद का काम तो आसान है, पहले यही समझना है कि 200 का क्या चक्कर है, कैसे बनाएंगे हम लोग। क्लियर सबको? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में बस यही एक ट्रिकी पॉइंट है, इसके बाद का तो फिर सभी बच्चे कर ही लेंगे। अब जेड फ्रॉम सैंपल निकालेंगे बच्चे। जेड फ्रॉम सैंपल क्या हो जाता है? फर्स्ट मीन माइनस सेकेंड मीन माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन, लेकिन हमारा जो है ठीक है μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर, और इधर क्या आ जाएगा s1 स्क्वायर बाई m प्लस s2 स्क्वायर बाई n। लेकिन हम लोगों ने लिख रखा है μ2 माइनस μ1, कोई दिक्कत नहीं है। μ2 माइनस μ1 तो थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं या इसी को चेंज कर दो। μ2 माइनस μ1 आप इसको बदल डालो। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो μ1 माइनस μ2 तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन माइनस 200। और इसको अगर कर देते हो तो μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू माइनस 200। क्लियर बच्चे? मैंने चेंज कर दिया। अब क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला रटने का आदत है उसमें तो हम μ1 माइनस μ2 ही लिखेंगे। अब अगर अभी हम y बार माइनस x बार कर देते तो आप कहते मैम ये क्या कर दिया आपने, तो फॉर्मूला ही बदल दिया। इसलिए मैंने फॉर्मूला के हिसाब से नल और ऑल्टरनेट को ही एडजस्ट कर दिया। इतना एडजस्टमेंट तो आप कर सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब देखो पहला मीन कितना है? 2258, दूसरा है 2637। 2258 2258 माइनस 2637, इसको पहला सब कुछ माना है ना, फर्स्ट इसको नंबरिंग दिया है, इसको 2 दिया है, ठीक है। माइनस यहाँ क्या डालेंगे? तो यहाँ बच्चे हम लोग नल हाइपोथेसिस वाली डालते हैं। इसको हटा दो, और ये इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए जो ग्रीन में मार्क कर रखा है। तो नल हाइपोथेसिस वाली वैल्यू यानी कि माइनस 200 डालेंगे यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा रूट अंडर। सबको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या चेंज कर दिया था? μ1 माइनस μ2 कर दिया था। s1 स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s1 स्क्वायर? 1519 का होल स्क्वायर, 1519 का होल स्क्वायर बाय सैंपल साइज। पहले का सैंपल साइज कितना है? 663 बच्चे लिए गए थे इसमें। 663 प्लस दूसरा है 1138, 1138 का होल स्क्वायर बाय 413। पूरा सॉल्व करेंगे। 2258 माइनस 2637 प्लस 200, आई थिंक बुक के ही कैलकुलेशन से मैच कर रहा है। तो अभी हम लोग फटाफट बस वैल्यू लिख देते हैं, माइनस 2.20। आप भी निकाल सकते हो इसको, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो ना निकाली जा सके, सभी कोई निकाल सकते हैं। अब फॉर गिवन अल्फा, अल्फा तो हमने ध्यान दिया ही नहीं कि कितना है। अल्फा क्वेश्चन में दे रखा है 0.05, 0.05। और ये कौन सा टेल्ड टेस्ट है, कोई मुझे बताएगा? मुझे थोड़ा हेल्प करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। किसी को नहीं? लेफ्ट वाला है ये, देखो ना, ये लेफ्ट टेल्ड टेस्ट किसी ने लिख करके भी भेजा है। यस, माइक ऑन किया करो बच्चे। लेफ्ट, ये लेफ्ट मैंने लिख दिया, लेफ्ट टेल्ड टेस्ट, और सारा का सारा अल्फा अब लेफ्ट हैंड साइड पे ही आकर के कलेक्ट हो जाएगा। ये लो कर दिया, सारा का सारा अल्फा जो है 0.05। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस जेड। तो ये जेड फाइंड आउट करना आसान है। फाई जेड इज इक्वल टू 0.05, तो जेड विल बी इक्वल टू, और एक और हेल्प कर दें आपको, सभी बच्चों ने रटा हुआ है ना वैल्यू टू टेल्ड टेस्ट में, जो 10% के लिए होता था उसी का तो डिवाइड करते थे। तो 0.05 इधर, 0.05 इधर, याद आ रहा है 10% वाले का। इसका जेड कितना, यानी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो जेड आता था -1.65, वही इसके लिए भी आ जाएगा।
आ रही है बात समझ में? वही इसके लिए भी आ जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको जेड टेबल से ढूंढ सकते हो। नेगेटिव वाले जेड में ढूंढना, क्योंकि ये अब इस साइड है। नेगेटिव वाले जेड में ढूंढना कि कहाँ पर हमें 0.05 के आसपास वैल्यू मिल रही है। वो होगी 1.6 पे 0.05। देखो तो सभी को आ रहा है या नहीं आ रहा है? यानी z इज इक्वल टू -1.65। तो बच्चे आपको ये हेल्प कर दिया मैंने कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में टू साइडेड के लिए होता है उसका हाफ कर दोगे तो सिंगल 10 में लग जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि ये वाला एरिया आपको पहचानना है। ये वाला एरिया चाहे सिंगल टेल में हो चाहे टू टेल में हो, इसके सामने जो जेड है वही जेड यहाँ भी आ जाएगी। 1.65 इज द वैल्यू ऑफ जेड माइनस साइन के साथ। हमारा जेड कितना है? -2.20। नाउ टेल मी ये किधर लाई करेगा? रिजेक्शन रीजन में ना, क्योंकि ये तो इसके इधर आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो लिखेंगे सिंस आवर calculated z from sample lies in rejection region, so h naught is rejected. और h naught में हमने क्या माना था? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं याद है। h naught को रिजेक्ट कर दिया, यानी ये वाला सेंटेंस ट्रू होने लगा। तो यस, जो फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे, जो टीनेजर्स, दोज टीनेजर्स हु आर टेकिंग फास्ट फूड, and the difference between their calorie intake and the teenagers who are not eating fast food, the difference is more than 200. तो हम इसको लैंग्वेज में बना करके लिख देंगे। तो यस, teens who are taking fast food consumes 200 more calorie. Taking fast food consumes more calories किससे? than those who not taking fast food. लैंग्वेज आप अपना पूरा कंप्लीट कर लोगे। तो ये रह गया हमारा कौन सा? हाइपोथेसिस टेस्टिंग विथ टू सैंपल्स एंड टू सैंपल्स डिराइव फ्रॉम टू पॉपुलेशंस, और टू सैंपल्स डिराइव फ्रॉम सिंगल पॉपुलेशन, वो भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो पॉपुलेशन थे बच्चे, दो कैटेगरी अलग अलग थी, एक जो फास्ट फूड खा रहे थे और एक जो फास्ट फूड नहीं खा रहे थे, इसलिए दो अलग अलग पॉपुलेशन की बात हुई है यहाँ पर। तो बच्चे ये था इतना आज की क्लास में। अभी चैप्टर 9 थोड़ा सा लेंदी होगा, चैप्टर 9 में अभी थोड़ी क्लासेस लगेंगी, सो हैव पेशेंस। और क्लास 2 में, चैप्टर 9 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन मीन। यानी अगर सैंपल मीन का डिफरेंस सपोज करो 5 है, तो पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, 5 से थोड़ा कम हो सकता है, 5 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन भाई कितना एग्जैक्ट वैल्यू जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं वो निकालना हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के क्लास में थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, लेकिन जिन बच्चों ने थर्ड सेम पढ़ा हुआ है वो फिर भी इस टफनेस के लेवल को क्रॉस कर गए होंगे। लेकिन जिन बच्चों ने शुरुआत में देखे थे कितने सारे बच्चे आए थे, सब भाग गए, यानी उनको लग रहा है कि अरे ये पढ़ना बेकार है, जब तक थर्ड सेम नहीं पढ़ेंगे। मैंने उनको बोला है कि आप थर्ड सेम रिवाइज करके आओ। नहीं थर्ड सेम रिवाइज करके आओगे बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ में आना, आपको लगेगा मैम पता नहीं क्या बोल रही है। ठीक है, तो थर्ड सेम का बच्चे रिवाइज कर लो आप। 7 और 8 जो बच्चे पढ़ चुके हैं थर्ड सेम, एग्जाम भी दे दिया सब कुछ, उनके लिए कि आप 7 और 8 बस रिवाइज करके आ जाओ। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पहले 4 में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, होता क्या है, जेड क्या होता है, उसका टेबल वगैरह कैसे देखते हैं। फिर 5 चैप्टर देखेंगे जिसमें 2 सैंपल्स के साथ साथ क्या क्या एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस के रूल हैं। फिर 7 एंड देन 8, इतना देख करके बच्चे आपको आना है। तो बीच में सैटरडे संडे छुट्टी हो रही है, आप लोग सारा वीडियो कॉन्सेप्ट का देख जाओ। तो और ये काफ़ी हेविली डिस्काउंटेड फ़ी पे थर्ड सेम का स्टैट्स मैंने अवेल करवा दिया है, ताकि बच्चों को ज़्यादा सोचना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। कई बार बच्चे कहते हैं अरे थर्ड सेम तो पास कर ही जाएंगे, पैसा फंसाने का क्या ज़रूरत है।
नहीं बच्चे पास कर जाओगे, 4th सेम में अटक जाओगे ना, 4th सेम में तो कुछ भी नॉलेज नहीं होगा इकोट्रिक्स का। 3rd सेम का बहुत हेवली डिस्काउंटेड फी पे, मतलब वो समझो कोई कुछ ले ही नहीं रहे, बस लॉगिन आईडी का चार्ज ले रहे हैं। अब 3rd सेम का स्टैट्स रिवाइज कर लो, देन यू कम टू सेमेस्टर 4th की इकोनोमेट्रिक्स की क्लास में, आपको फिर बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन जिन बच्चों को कुछ भी डाउट पूछना है, कुछ भी बातें करनी है मेरे से, वो बच्चे अभी वेट करेंगे। तो फिर बच्चे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।